तुम्हारी दादी ने जैसे ही वो 7 लाशें उस कमरे में देखी, वो डर के मारे कांपने लगी। वो मुझे बताने के लिए वहाँ से जैसे मुड़ी, अचानक उसके कदम वहीं पर रुक गए। उसने देखा कि वही लड़की जिसने हमें पनाह दी थी, वो कमरे के बाहर खड़ी थी। उसे देखकर तुम्हारी दादी बहुत ज़्यादा खौफजदा हो गई। वो लड़की एक एक कदम तुम्हारी दादी की ओर बढ़ाने लगी। तुम्हारी दादी ने उसके आगे हाथ जोड़े और उससे रहम की भीख मांगने लगी। वो कहने लगी, मुझे छोड़ दो, हमने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा है, हमें जाने दो यहाँ से। तुम्हारी दादी की ये अल्फाज मेरे कानों तक पहुँच गए। वो हालात ही ऐसे थे कि ठीक से नींद भी नहीं आती थी। जब मेरी आंखें खुली तो मैंने तुम्हारी दादी की ये गिड़गिड़ाहट सुनी। मैं झट से उठ बैठा और आंगन में आ गया। मेरी नज़र उसी कमरे पर पड़ी जहाँ पर तुम्हारी दादी थी। मैंने बाहर उसी लड़की को देखा। मैं दौड़कर वहाँ पर गया। मैंने तुम्हारी दादी को आवाज़ लगाई तो मेरी आवाज़ सुनकर वो कमरे से बाहर निकल आई। मेरे पास आकर कहने लगी, चलो यहाँ से, हमें नहीं रुकना। मैंने उससे पूछा क्या हुआ, मगर वो वहाँ से चलने के लिए जिद लगाई हुई थी। अभी मैं कुछ और पूछता उससे पहले ही वो लड़की कहने लगी, आप लोग शोर ना मचाएं, और यहाँ से इस वक्त आप लोग कहाँ जाएंगे? तुम्हारी दादी कहने लगी, हमें यहाँ नहीं रुकना। मैंने कहा, लेकिन बात क्या है? तुम्हारी दादी ने उस कमरे की ओर इशारा किया। मैंने झांक कर देखा तो मैं भी उन 7 लाशों को देखकर डर के मारे कांपने लगा। मैंने कहा, ये क्या? ये लोग कौन हैं? फिर मैंने उस लड़की की ओर देखा। वो लड़की कहने लगी, घबराइए मत, ये इन्हीं लोगों का घर है। ये लोग इसी घर में रहते थे। किसी ने बेरहमी से इन 7 का कत्ल कर दिया। मैं भी आपकी तरह ही यहाँ पर सिर छुपाने आई थी। देखा तो इन 7 की लाशें अलग अलग जगहों पर पड़ी हुई थीं। मैंने सभी की लाशों को एक जगह पर रख दिया और खुद यहाँ पर रुक गई। बस इतनी सी बात है। उसकी बात सुनकर मुझे यकीन तो ना हुआ, लेकिन उस वक्त मैं करता भी तो क्या। वो हालात ऐसे थे कि उस वक्त मैं तुम्हारे पिताजी और अपनी बच्ची को लेकर निकल भी नहीं सकता था। इसीलिए मैंने तुम्हारी दादी को समझाया और अपने कमरे में चला आया। वो लड़की भी अपने कमरे में चली गई। मैं तुम्हारी दादी से अभी बातें कर ही रहा था कि तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। कोई ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा पीटने लगा। खोलो दरवाज़ा, हमें मालूम है कि कोई अंदर है। अभी मैंने किसी की आवाज़ सुनी थी। कौन छुपा है अंदर? ये आवाज़ें सुनकर हम लोगों के दिल तेज़ी से धड़कने लगे। वो लड़की झट से निकलकर बाहर आई और सीधा मेरे कमरे में चली आई। वो हमसे कहने लगी, मैंने कहा था ना कि शोर मत मचाना। ये लोग आवाज़ सुनकर यहाँ पर चले आए हैं। आप लोग इसी कमरे में रहिएगा, इधर उधर जाने की कोशिश मत करिएगा, मैं देखती हूँ। मैंने उससे कहा, मगर बेटी तुम अकेले? उसने हमसे कहा, आप लोग यहीं रुकिए। मैंने कहा ना, आप लोग बाहर मत निकलिएगा तो मत निकलिएगा। इतना कहकर वो अकेली ही दरवाजे की तरफ बढ़ी। वो दरवाजे के पास खड़ी तो रही, मगर उसने दरवाज़ा ना खोला। बाहर से लोगों की आवाज़ें आ रही थीं। हमें लगता है कि वो लोग अंदर ही छुपे हैं। दूसरे ने कहा, तो दरवाज़ा तोड़ देते हैं, या कहीं चढ़ने का इंतज़ाम नहीं है? हाँ चलो, उस पेड़ से हम लोग दीवार पे फांद सकते हैं, चलो जल्दी करो। ये अल्फाज बाहर से आ रहे थे। हम लोगों के दिल तेज़ी से धड़कने लगे। तुम्हारी माँ ने अब बच्ची को उठाकर सीने से लगा लिया। मैंने तुम्हारे पिताजी को उठाया। हम लोग ऊपर वाले से दुआ करने लगे कि अब क्या होगा। अब तो यूँ मालूम दे रहा था कि मौत आ गई। धीरे धीरे हमने देखा कि कोई पेड़ पर चढ़ रहा है। वो 2 से 3 लोग थे जो पेड़ से चढ़कर अंदर झांक रहे थे। फिर उनमें से एक दीवार पर फांदा। उसकी देखी देखा दूसरा भी दीवार पर फांद पड़ा, और उसके बाद वो लोग एक के बाद एक करके आंगन में कूद पड़े। वो लोग जैसे ही वहाँ कूदे, उन लोगों ने उसी लड़की को सामने पाया। उनमें से एक ने दरवाज़ा भी खोल दिया, जिससे उसके बाकी के साथी भी वहाँ पर आ पहुँचे। वो तादाद में 6 लोग थे। हट्टे कट्टे लोग थे। उनके हाथों में धारदार तलवारें थीं।
आंखों में वहशत थी। कहने लगे, तो ये यहाँ पे छुपी थी, लेकिन यहाँ पे कोई आदमी भी है। हाँ, मुझे भी लगता है, मैंने भी ये आवाज़ सुनी थी। कहाँ छुपा रखा है उनको? वो लड़की कहने लगी, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, आप लोग यहाँ से चले जाए। मैंने किसी को नहीं छुपा रखा है। कोई था यहाँ पर जो हमसे मदद मांगने आया था, लेकिन हमने उसे यहाँ रुकने नहीं दिया। वो लोग चले गए हैं। वो इतनी बात पर उनमें से एक ने कहा, ये झूठ बोल रही है, यहाँ कोई ना कोई ज़रूर छुपा होगा, वरना ये अकेली लड़की इतनी अंधेरे रात में यहाँ पर कैसे छुप सकती है, वो भी इतने बड़े घर में। उसकी बात पर दूसरे ने कहा, तुम्हारी बात सही है, मुझे लगता है ज़रूर यहाँ कोई ना कोई है। चलो एक एक कमरा छान मारो। वो लोग आगे बढ़ने ही लगे कि तभी वो उस लड़की ने दोबारा उन लोगों से हाथ जोड़कर विनती की और सभी को वहीं से लौट जाने को कहा। कोई ना माना तो वो हर एक इंसान के आगे आने लगी। वो उन्हें धक्का देकर वहाँ से जाने को कहने लगी। इतना करने पर एक इंसान ने उसे जोरदार तमाचा देकर वहाँ से ढकेल दिया और कहने लगा, एक छोटी सी लड़की मेरे रास्ते आएगी, चल पहले तेरा ही काम तमाम करता हूँ। उन लोगों ने उसे घेर लिया और उसे वहशत भरी निगाहों से देखने लगे। ये सब मुझसे देखा न जा रहा था। मेरा मन कर रहा था कि जाकर उसकी मदद करूं। मैंने बाहर जाना चाहा तो तुम्हारी दादी ने मुझे रोक दिया। तुम्हारी दादी ने कहा कि अगर तुम्हें कुछ हो गया तो इन 2 बच्चों का क्या करूंगी और मैं क्या करूंगी। तुम्हारी दादी की बात सुनकर मैं भी सोच में पड़ गया। मुझे कुछ समझ ना आ रहा था कि मैं आखिर करूं क्या। एक तरफ एक मासूम सी लड़की, दूसरी तरफ मेरा परिवार। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था। इतने में मेरे कानों में उस लड़की की चीख पड़ी। मैंने झांक कर देखा तो सभी लोग उसे मार पीट रहे थे और उसके साथ बदसलूकी भी कर रहे थे। मगर इस बार उस लड़की ने दहाड़ कर कहा, आखिरी बार कहती हूँ तुम लोग यहाँ से चले जाओ, वरना अंजाम इतना बुरा होगा जो तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। उसकी बात पर वो सब हंस पड़े और फिर से उसके साथ बदसलूकियाँ करने लगे। इतने में न जाने उस लड़की को क्या हुआ कि उसने जोरदार तमाचा उस सामने वाले इंसान को मारा। वो कई फीट पीछे जाकर गिर पड़ा। ये देखकर वो लोग भौचक्के रह गए। वो बिजली की रफ्तार से उठ खड़ी हुई और अपने दोनों बाजुओं को पकड़े हुए दोनों इंसानों को आपस में इस तरह से लड़ाया जैसे कि वो कोई रुई के बोझ हों। उनमें से एक को उठाकर उसने अपने दरवाजे के पास पटक दिया, जिसका सिर दीवार से लड़कर फट गया और उससे खून निकलने लगा। ये नज़ारा देखकर सभी लोग ताज्जुब करने लगे। एक लड़की जिसमें इतनी ताकत आ गई कि किसी इंसान को रुई की तरह फेंक दे, ये कैसे हो सकता था। इस बात से मैं भी हैरत में था कि अचानक उसमें इतनी ताकत कैसे आ गई। मैं अभी यही सोच ही रहा था कि तभी उनमें से एक आदमी तलवार लेकर उस लड़की की ओर झपटा, मगर उस लड़की ने बिजली किसी रफ्तार से उसके हाथ से तलवार छीन ली और उसका सिर झट से धड़ से अलग कर दिया। उसका सिर किसी फुटबॉल की तरह ज़मीन पर गिर गया और उसके धड़ से खून के फवारे छूट गए। ये नज़ारा देखकर मैं और तुम्हारी दादी दोनों डर गए। फिर उसने तलवार को एक तरफ फेंक दिया और इतनी ज़ोर से चिल्लाई कि हम लोगों के कान फटने से लगे। फिर उसने एक इंसान को अपने बाजुओं में पकड़ लिया, उसकी गर्दन को इस तरह मरोड़ा जैसे कि वो किसी खिलौने की गर्दन को मरोड़ रही हो, जैसे वो इंसान उसके सामने कोई गुड्डा या गुड़िया हो। फिर उसने दूसरे इंसान की तरफ छलांग लगाई और उन दोनों को उनके गले पकड़कर वहाँ से काफ़ी ऊंचे तक उछाल दिया। उनके सर वहाँ की छतों में जा टकराए और वो धड़ाधड़ नीचे गिर गए। फिर वो कहने लगी, मैंने कहा था ना कि अंजाम बुरा होगा, अब अंजाम के लिए तैयार हो जाओ। ये कहकर उसने वहाँ पर पड़ी हुई एक दूसरी तलवार उठाई और एक के बाद एक करके उन सभी के सीने में वो तलवार उतारने लगी। ये देखकर उनमें से एक आदमी भाग निकला, मगर बाकियों को उसने वहीं पर कत्ल कर डाला। उसने ये सब इतनी फुर्ती से किया
कि कोई भी आम आदमी उतनी फुर्ती से ये काम नहीं कर सकता था। पूरा आंगन खून से भर गया था। उसके हाथ भी खून से लथपथ थे। तलवार उसने वहीं फेंक दी। पास पड़े हुए पानी में अपने हाथ धुले, फिर मुंह भी धुला और फिर वहाँ से एक कमरे में चली गई। वहाँ से लिबास तब्दील करके वो हम लोगों के करीब आई। हम लोग थर थर करके कांप रहे थे। वो हमसे कहने लगी, आप लोग घबराएं नहीं, मैं आप लोगों को कुछ नहीं होने दूंगी। आप लोगों का यहाँ रुकना अब ठीक नहीं है, मैं भी आपके साथ चलती हूँ। ऊपर वाले ने चाहा तो हम लोगों की ज़िंदगी बची रहेगी। ये कहकर उसने हम लोगों को वहाँ से चलने को कहा। हम लोग उसके पीछे वहाँ से चल दिए। हमें समझ नहीं आ रहा था कि हम उसके साथ जाएं या फिर उससे अलग, क्योंकि जो हम लोगों ने देखा था हमें उससे भी खौफ आने लगा था। उस लड़की से जो अभी तक हम लोगों को अपने घर में रखे हुए थी। हम लोग उसके पीछे चल रहे थे। मना करने की हिम्मत भी ना थी कि हम उसके साथ नहीं जाएंगे, मगर हम जाते भी कहाँ। उसने हमारी जान बचाई थी। इससे ये बात तो साफ थी कि वो हमें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती, और अगर पहुंचाना चाहेगी भी तो वो हमें भागने नहीं देगी, क्योंकि उसकी ताकत का अंदाज़ा मैंने कुछ देर पहले ही लगा लिया था। हम लोग उसके साथ उस घर से बाहर निकल आए। काफ़ी दूर पैदल चलते आने के बाद वो एक जगह पर जाकर रुक गई। वहाँ से उसने एक तरफ देखना शुरू किया और फिर मुंह से एक अजीब सी आवाज़ निकालने लगी। देखते ही देखते हमने एक अजीब सा मंजर देखा। वहाँ पर एक तांगा वाला आकर खड़ा हो गया। तांगा वाला अपने तांगे से उतरा और कमान उसी लड़की को थमा दी। वो वहाँ से चला गया। उस लड़की ने हम लोगों को इशारा किया और हम लोग जाकर उसी तांगे पर बैठ गए। आधी रात को वो तांगा चलाते हुए वहाँ से चलने लगी। चारों ओर सन्नाटा पसरा था। हमें बीच बीच में कभी किसी के चीखने की आवाज़ सुनाई देती तो हम डर जाते। हम लोग जहाँ कहीं भी देखते हैं वहाँ पर दूर से धुएं उठते नजर आते हैं। चारों ओर एक नर्क सा मंजर बन गया था। मौत कब कहाँ से आ जाए इसका कोई भी भरोसा नहीं था। हम बस चलते चले जा रहे थे। हम सब खामोश थे। वो लड़की भी खामोश थी। उस लड़की ने फिर हमसे ये कहा, हम आपको लखनऊ तक छोड़ देंगे। आप जहाँ कहेंगे हम वहाँ पर भी चले जाएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको सबसे सुरक्षित जगह पर छोड़ना चाहेंगे। अगर वहाँ से आपको तसल्ली हो गई तो फिर ठीक है, वरना आपकी तसल्ली तक हम आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। आप लोग घबराइएगा नहीं। ये कहकर वो तांगा चलाती रही। हम लोग पीछे बैठे रहे, मगर तभी हमें अपने पीछे कुछ घोड़ों के टापों की आवाज़ सुनाई देने लगी। हम लोगों ने देखा तो काफ़ी दूर से कई सारे घोड़े हमारे पीछे आ रहे थे। हमने उस लड़की से कहा, कोई हमारा पीछा कर रहा है। वो लड़की तांगा तेज भगाने लगी। देखते ही देखते हम लोग हवा की रफ्तार से बातें कर रहे थे, मगर कुछ दूर जाने के बाद वहाँ पर आसपास से कुछ लोगों का शोर सुनाई पड़ा और फिर हमने देखा कि कुछ लोग हमारे पीछे लग लिए। वो हमारा पीछा करने लगे। रोको उस तांगे को, उसमें कोई है, पकड़ो उन्हें, मार दो। ये सारे अल्फाज वो लोग बोल रहे थे जिन्हें सुनकर हम खौफजदा हो रहे थे। वो लड़की लगातार तांगा भगाए जा रही थी, मगर तभी हमने देखा कि कुछ लोग सामने से आकर हम लोगों को घेरने लगे। उस लड़की ने तांगा रोक दिया। अब हमारे सामने कई लोग खड़े हुए थे। सभी के हाथ में तलवारें थीं। वो लोग ज़ोर ज़ोर से कहने लगे, पकड़ो इनको और ये लोग जाने ना पाए। पूछो ये कौन है और मार दो इन्हें। वो लोग हम लोगों की ओर बढ़ने लगे। तभी उस लड़की ने कहा, कोई भी आगे नहीं बढ़ेगा। अगर किसी ने एक कदम भी बढ़ाया तो यहाँ पर शमशान घाट बना दूंगी। उसकी इस धमकी पर वो लोग हंस पड़े। कहने लगे, एक फुलझड़ी आकर हम लोगों को धमका रही है। चल, तेरे जैसियों को तो काट के फेंक कर आए हैं हम, तुम जैसियों को तो हम कुछ नहीं समझते। ये कहकर वो आगे बढ़ने लगे। वो लड़की तांगे से नीचे उतरी
कहने लगी, आखिरी बार बोल रही हूँ, इसके बाद का अंजाम जो भी होगा उसके जिम्मेदार तुम होगे। एक छोटी लड़की जो महज 20 से 25 साल की हो और वो उन लोगों को धमकी दे रही हो, ये उन्हें किसी मजाक से कम ना लगा। वो उसे कुछ नहीं समझ रहे थे। उसकी बातों को अनदेखा करते हुए वो आगे बढ़ते रहे। जब उसने देखा कि कोई भी उसकी बात नहीं सुन रहा, तो उसने तेजी की रफ्तार से अपना करतब दिखाना शुरू किया। पलक झपकते ही वो एक आदमी के सामने पहुंच गई और उसे इतनी जोरदार घूंसा मारा कि वो वहीं बेहोश हो गया। ये देखकर सब हैरान हो गए। फिर सब इकट्ठे उस पर टूट पड़े। उस लड़की ने वहीं पर पास में लगे हुए एक दरख्त की डाल को पकड़ा जो काफ़ी मोटी थी, और उसने एक झटके में उस डाल को उस दरख्त से अलग कर दिया और उसे उन लोगों पर फेंक दिया, जिसके नीचे आकर काफ़ी लोग घायल हो गए। और फिर अगला मंजर हैरान कर देने वाला देखा गया। उस लड़की ने पास में लगे हुए एक और दरख्त को जड़ समेत उखाड़ दिया और उसे अपने दोनों हाथों में उठा लिया। ये नाकाबिले यकीन बात थी। हमें यकीन नहीं हो रहा था कि हम ये सब अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं, ये सच है या फिर कोई सपना। मगर उस वक्त उसने उस दरख्त को अपने हाथों में पकड़ रखा था और फिर उसने उस दरख्त को बाकी लोगों पर फेंक दिया, जिससे वो लोग उस दरख्त के नीचे आकर दब गए। और फिर जो कुछ बचे हुए थे वो वहाँ से खौफ के मारे भागने लगे। उस लड़की ने उनका पीछा किया और उन्हें धर दबोचा। एक हाथ से एक इंसान को उठाया और उससे कहने लगी, कहा था ना कि अंजाम बुरा होगा। ये कहकर उसने उस इंसान को इतनी तेजी से पटका कि उसका सर फट गया और उसकी मौत वहीं हो गई। और दूसरे को उसने उसकी तलवार से ही कत्ल कर दिया और उसे किसी गेंद की तरह फेंक दिया। ये सब उसने कुछ ही पल में कर डाला था। कुछ ही पल में कई सारे आदमी मौत के घाट उतर चुके थे। वो लपक कर फिर तांगे के पास आई और फिर तांगा चलाने लगी। हम लोग खौफ के मारे कांप रहे थे। हमें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उस लड़की में इतनी ज़्यादा ताकत कैसे आ गई थी। इतना तो यकीन हो गया था, वो कोई आम लड़की नहीं, वो कोई ज़रूर कोई भूत या जिन होगी जो इस तरह से हम लोगों को बचाते हुए बाकी इंसानों को आराम से मौत के घाट उतार रही थी। वो तांगा चलाते हुए हम लोगों को एक वीरान जगह पर ले गई। हम लोगों के पीछे कुछ और लोग भी पड़ गए, जिनसे बचते बचाते वो हमें एक वीरान जगह पर ले गई थी। वहाँ पर उसने एक बहुत पुराना किला देखा और वहाँ पर हम लोगों को उतार दिया। खुद भी वो हमारे साथ उतरी। तांगा भागते हुए कहीं और चला गया और वो हम लोगों को साथ लेकर उसी वीरान किले में चली गई। किले में अंधेरे में हमें कुछ भी दिखाई न दे रहा था। हम तीनों एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए थे। उसने तुम्हारी दादी का हाथ पकड़ा और तुम्हारी दादी का मैंने, और वो जहाँ जहाँ जा रही थी हम भी अंधेरे में वहीं वहीं चलते चले जा रहे थे। और फिर वो एक जगह पर आकर रुक गई। वहाँ से एक तहखाने का दरवाज़ा खोला और हम लोग उसी में चले गए। वहाँ जाने के बाद उसने वहाँ पर एक लालटेन रोशन की और चुपचाप वहीं पर बैठ गई। ये पुराने ज़माने का बना हुआ एक तहखाना था जहाँ पर बैठने और लेटने की जगह बनी हुई थी। उसने हम लोगों को बिठाया और ख़ुद भी सामने बैठ गई और लालटेन की मध्यम सी रोशनी उस जगह को थोड़ी सी रोशन कर रही थी। वो हमसे कहने लगी, जब तक ये सब शांत नहीं होता हम लोग यहीं पर रुकेंगे और फिर शांत होने के बाद हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे। फिर मैं आपको आपकी जगह पर छोड़ दूँगी, या आपको जहाँ भी जाना हो मैं वहाँ पर आपको छोड़ दूँगी। लेकिन याद रखिएगा, यहाँ से बाहर निकलने की भूल मत करिएगा। मैं आप लोगों के खाने पीने का इंतज़ाम कर दूँगी। वो ये कहकर चुप हो गई। हम लोग एक दूसरे का मुंह देखने लगे। फिर हमने हिम्मत करके उस लड़की से कहा, बेटा तुम हो कौन और तुम्हारे अंदर इतनी पुरस्कार ताकतें कैसे आ गई? उसने कहा,
ये सब ऊपर वाले की देन है, और वैसे भी इससे आपको कोई भी मतलब ना होना चाहिए। बस आपको मैंने जितना कहा है आप उतना ही करिए। उसने हमें कुछ बताया नहीं, बस खामोशी से वहीं बैठी बाहर की ओर देखती रही। उस तहखाने से बाहर का नज़ारा दिखता था। तहखाना बना ही कुछ इस तरह से था कि बाहर वाला हमें नहीं देख सकता था, मगर हम बाहर का नज़ारा ज़रूर ले सकते थे। वो सारी रात वहाँ बैठी रही और फिर सुबह का सूरज निकल आया। सुबह उठकर वो बाहर पहले निकली। बाहर अभी भी दंगे का माहौल था। उसने वापस आकर बताया कि अभी बाहर निकलने का माहौल नहीं है। हम लोग रात में मौका देखकर निकलेंगे, या फिर जब तक ये सब शांत नहीं हो जाता तब तक हम लोग यहीं पर रुकेंगे। ये कहकर वो फिर से बाहर चली गई। कुछ देर के बाद कुछ खाने पीने का इंतजाम कर लाई। हम लोगों ने वहीं बैठकर खाना पीना किया और उस जगह पर हम लोग अगले 3 दिन तक रुके रहें। 3 दिनों तक हमें बस खाना पीना था और वहीं पर रुकना था। इसके अलावा हम में आपस में कोई बात नहीं होती थी। हमने उससे पूछने की कोशिश भी की कि आखिर वो कौन है, मगर वो हर बार यही कहकर टाल देती कि इससे आपको कोई भी मतलब नहीं। मैं जो भी हूँ, जैसी भी हूँ, आपके सामने हूँ। बस यही अल्फाज कहकर वो चुप हो जाती। वो बहुत ही पुरस्कार लड़की थी। हमने भी ज़्यादा कोशिश नहीं की, हमने उस पर ज़्यादा जोर नहीं डाला। धीरे धीरे 3 दिन का वक्त बीत गया, मगर दंगे शांत नहीं हुए। 3 दिन के बाद तुम्हारे पिताजी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। उसे बहुत तेज़ बुखार चढ़ गया। शरीर आग की तरह तपने लगा। वो दर्द के मारे कराहने लगा, और ऐसे में कोई भी डॉक्टर भी मिलना मुश्किल था। हम लोग बहुत परेशान हो गए। जब वो लड़की वहाँ पर आई तो उसने भी तुम्हारे पिताजी को देखा। फिर उसने तुम्हारे पिताजी को अपनी गोद में लिया और फिर उसके माथे पर हाथ रखा, खुद की आंखें बंद कर ली। हम लोग चुपचाप उसे देखते रहे। देखते ही देखते तुम्हारे पिताजी बिल्कुल शांत हो गए और फिर उसने तुम्हारे पिताजी को हमें सौंप दिया। कुछ ही पल में हमने महसूस किया कि तुम्हारे पिताजी का तपता हुआ बदन शांत पड़ गया। तुम्हारे पिताजी ने आंखें खोली। वो बिल्कुल ठीक हो चुका था। हमने उस लड़की का शुक्रिया अदा किया। उस लड़की ने हम लोगों की हालत देखते हुए कहा, यहाँ पास में ही एक रेलवे स्टेशन है जहाँ से गाड़ी हिंदुस्तान को जाती है। वहाँ से तुम लखनऊ पहुँच सकते हो। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें उस गाड़ी में बैठा दूँ। हम लोगों ने एक दूसरे को देखा और फिर तुम्हारी दादी हमसे कहने लगी, यही सही रहेगा, हम लोग आखिर कब तक यहाँ पर छुपे रहेंगे। हमने उस लड़की से कहा, ठीक है, हम रात में उस ट्रेन में बैठ जाएंगे। उस लड़की ने कहा, ठीक, हम रात में यहाँ से निकलेंगे, अभी निकलना ठीक नहीं है। वो ये कहकर वहीं बैठी रही। वहीं बैठे बैठे रात हो गई। रात के वक्त वो कुछ देर के लिए बाहर गई और फिर वापस आकर कहने लगी, आप लोग निकलिए बाहर, मैं आप लोगों को वहीं पर छोड़ देती हूँ। वो लड़की हम लोगों को वहाँ से लेकर निकल ही रही थी कि तभी कुछ लोगों का शोर सुनाई दिया और फिर से हम लोग कुछ तलवारधारी लोगों के बीच में घिर गए और फिर से हम लोगों ने वही मंजर देखा। उस लड़की ने बिजली की रफ्तार से उन सब को कत्ल कर दिया। फिर हम सब तांगे पर बैठ के आगे बढ़ने लगे, मगर कुछ दूर जाने के बाद ही हम पर गोलियों की बौछार हुई। वो तांगा तेज़ी से भगाने लगी। फिर हमने महसूस किया कि कुछ लोग हमारे पीछे पड़ गए हैं। उसने एक बार फिर तांगा रोका और फिर उन लोगों को मौत के घाट उतारने लगी। उनमें से एक आदमी तो हमारे तांगे तक चढ़ाया। उसे पीछे से पकड़ के उसने उठाकर दूर फेंक दिया और वो लड़की फिर लपक कर उसके पास चली गई। एक हाथ से उसे उठा लिया और उसे धमकाने लगी। धमकाते वक्त उसकी आवाज़ बहुत ही ज़्यादा भयानक लगने लगी। वो उससे कहने लगी, यहाँ से चला जा, वरना मैं तेरी अतड़ियाँ तेरे पेट से बाहर खींच लूँगी। ये कहकर उसने उसे वहीं पे डाल दिया। वो उसे घूरने लगी। उसके घूरते घूरते ही
एक अजीब सा मंजर हमने देखा। वहाँ पर पड़े हुए सूखे पत्ते और लकड़ियों में अचानक से आग जलने लगी। ये आग ऐसी फैली कि उस इंसान के कपड़ों में भी लग गई। वो तेजी से चिल्लाते हुए वहाँ से भाग गया। ये सब मंजर देखकर हम लोग फिर से खौफजदा हो गए। वो लड़की वापस आई और तांगे में बैठ गई और फिर वहाँ से हम लोग सीधा रेलवे स्टेशन जा पहुँचे, जहाँ की भीड़ देखकर हम घबरा गए। मगर उस लड़की ने भीड़ को चीरते हुए हमें उस ट्रेन के अंदर बैठा दिया जो पाकिस्तान से हिंदुस्तान की ओर आ रही थी। हमें ट्रेन के अंदर बिठाकर वो हमसे कहने लगी, हमारा आपका साथ यहीं तक, अब आप लोग खुशी खुशी अपने घर पहुंच जाएं, मैं यही दुआ करूंगी। ये कहकर वो जाने लगी तो मैंने उसे रोका। बेटी, वो रुक गई। उसने मेरी तरफ देखा तो मैंने उससे कहा, तुम कहाँ जाओगी और तुम अकेले यहाँ पर कैसे भटकोगी? हमारे साथ चलो, हमारे साथ रहो, हमारी बेटी बनके। वो कहने लगी, नहीं, मैं यहीं पर रहूँगी और वैसे भी मेरा काम ही है इधर उधर भटकना। उसकी बातें अजीब लगी, लेकिन फिर हमने इस पर ज़्यादा जोर नहीं दिया। मैंने उसे अपनी बेटी समझकर उसके सिर पर अपना हाथ रखते हुए ऊपर वाले से दुआ करने लगा और फिर वो लड़की अलविदा करके वहाँ से चली गई। ट्रेन चल पड़ी और हमने खिड़की से उसे देखा। वो हमें जाते हुए देख रही थी और हम भी उसे देख रहे थे। धीरे धीरे वो आंखों से ओझल हो गई और ट्रेन ने रफ्तार पकड़ ली और फिर वो हमारी आंखों से गायब ही हो गई। वो दिन था और आज का दिन, तब से वो मुझे नहीं मिली। आज इतने साल बीत गए और आज मैं हंसी खुशी तुम लोगों के साथ रह रहा हूँ और अब उम्र के इस पड़ाव पे हूँ कि लगता है कि मैं अब मौत के मुंह में जाने वाला हूँ। इसीलिए मेरी दिली इच्छा है कि मैं मरने से पहले एक बार फिर से उसका शुक्रिया अदा करूँ, उसका दीदार करूँ, क्योंकि अगर वो हमें ना बचाती तो हम यहाँ आकर अपना परिवार न बसा सकते और ना ही इतना हंसी खुशी भरा परिवार मेरे साथ होता, ना ही तुम होते। हमें भी वहाँ पर कत्ल कर दिया जाता। वहाँ से आने के बाद तुम्हारी दादी तो हमें छोड़ के चली गई, मगर तुम लोगों का साथ बना रहा। अब मैं भी जाने वाला हूँ, बस इतनी सी बात थी। ये कहकर वो खामोश हो गए। उनके पोते ने उनसे कहा, क्या वो कोई जिन थी? इस पर उन्होंने कहा, मुझे नहीं मालूम। ये कहकर वो भी खामोश हो गए। इस बात को एक हफ्ता बीत गया। एक हफ्ते के बाद उनकी तबीयत और ज़्यादा ख़राब हो गई और अब वो अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांसें ले रहे थे। एक बार दोपहर के वक्त उन्होंने अपने कमरे में किसी की मौजूदगी महसूस की। उन्होंने देखा कि उनके पलंग के पास वही लड़की खड़ी थी जिसने उन्हें आज़ादी के समय बचाया था। वो उसे देखकर बहुत खुश हुए। वो लड़की अभी भी उसी उम्र की लग रही थी जिस उम्र की वो आज़ादी के समय उनसे मिली थी। उन्होंने उस लड़की का हाथ पकड़ा और एक बार फिर से उसका शुक्रिया अदा किया और उससे कहने लगे, यूँ तो मैं तुमसे कोई भी काम कहूँ इसका मुझे कोई हक नहीं, क्योंकि तुम्हारे एहसान मुझ पे बहुत से हैं, लेकिन मरते हुए मेरी एक ख्वाहिश है। अगर तुम्हारी इच्छा हो तो उसे पूरी ज़रूर करना। मैं नहीं जानता कि तुम कौन सी मखलूक हो, मगर मैं ये जान गया हूँ कि कोई पुरस्कार मखलूक हो तुम, और मैं चाहता हूँ कि मेरे जाने के बाद तुम मेरे परिवार का भी वैसे ही ख्याल रखो जैसे तुमने हमारा आज़ादी के वक्त रखा था। उस लड़की ने उनसे वादा किया। कुछ देर बातें की और फिर वो लड़की वहाँ से चली गई। कुछ दिनों के बाद उनकी भी मृत्यु हो गई और उनका भी अंतिम संस्कार कर दिया गया। उनकी रीति के अनुसार उनके शरीर को जलाया गया। शमशान घाट में सभी मर्दों की भीड़ लगी हुई थी। आखिरी क्रिया पूरी करके जब सभी शमशान घाट से लौट रहे थे तो उनका पोता मन ही मन सोच रहा था, काश दादाजी को वो लड़की दोबारा मिलती। ये वो सोच ही रहा था कि तभी उसकी नज़र एक लड़की पर पड़ी। वो उसे गौर से देखने लगा। वो बिल्कुल वैसी लग रही थी जैसी दादाजी ने अपनी कहानी में बताई थी। फिर वो लड़की धीरे धीरे वहाँ से गायब होने लगी।
और उसकी आंखों से ओझल हो गई।